So hello everyone, in this particular video we'll discuss about tumor antigens. ठीक है, तो आपके ट्यूमर एंटीजेंस क्या होते हैं? ठीक है, सो बेसिकली जो भी ट्यूमर सेल्स के ऊपर एंटीजेंस हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जनरली जो ट्यूमर सेल है, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल सेल है एंड हाउ आवर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर ट्यूमर सेल. तो यहाँ पर उसने बताया कि दो टाइप के एंटीजेंस हैं. टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर एंटीजेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन ट्यूमर सेल्स. वन इज ट्यूमर स्पेसिफिक. ठीक है, सो ट्यूमर स्पेसिफिक मींस दैट दोज एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन ट्यूमर सेल्स ओनली. ठीक है, बिकॉज अगर हम इफ यू टॉक अबाउट टाइप ऑफ सेल, सो मतलब दो टाइप्स अगर हम बोले तो एक बोलेंगे जो नॉर्मल सेल्स हैं, एक हम बोलेंगे आपके जो ट्यूमर सेल्स हैं. ठीक है, सो इफ आई एम राइटिंग ट्यूमर स्पेसिफिक, so those antigens are found only on tumor cells. They never found on your basically normal cells. But one is tumor associated. ठीक है, so tumor associated, what does it mean? कि ये जो होते हैं ये दोनों टाइप के सेल्स के हो सकते हैं. ठीक है, they can be present on normal cells also. वो भी हम डिस्कस करेंगे कि लाइक एक एग्जांपल अगर हम ले तो दैट इज नंबर. जैसे मान लो कोई भी एक सेल है. ठीक है, अब सेल के ऊपर जैसे एक रिसेप्टर है. ठीक है, सो नॉर्मल सेल के ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया वी हैव 100 रिसेप्टर्स. ठीक है, बट वही कैंसर सेल के ऊपर कितने हैं? 1000. या जो ट्यूमर सेल है, सो द एंटीजन इज सेम बिकॉज ये जो रिसेप्टर है ये सेम है. ठीक है, बट इस रिसेप्टर का जो नंबर है वो नॉर्मल सेल के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कम है, ट्यूमर सेल पे क्या होता है? ज्यादा होता है. ठीक है, सो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर यूनिक टू ट्यूमर सेल्स and do not occur on normal cells in the body. ठीक है, they may result from mutations. जैसे कोई ना कोई चेंज आ गया, कोई ना कोई म्यूटेशन आ गई ट्यूमर सेल में, और उसके कारण क्या बने? आपके ऑल्टर्ड सेलुलर प्रोटीन्स. और बेसिकली ये हम इम्यूनो में भी पढ़ते हैं कि जो उनसे बेसिकली ऐसे प्रोटीन्स सेल के अंदर बनते हैं. ठीक है, तो वो बेसिकली आपके कौन से एमएचसी के साथ एसोसिएट होते हैं? एमएचसी क्लास 1 के साथ. ठीक है, सो बेसिकली एमएससी क्लास 1 जो है वो आपके जो बेसिकली एंडोजिनस पेप्टाइड्स होते हैं, मतलब जो सेल के अंदर बनते हैं, उन्हें एमएससी क्लास 1 प्रेजेंट करता है. ठीक है, सो ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजेंस, सो व्हिच आर नॉट यूनिक टू ट्यूमर सेल्स, दे मे बी प्रोटीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड ऑन नॉर्मल सेल्स. ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे एंटीजेंस जो नॉर्मल सेल्स पे थे ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट. ठीक है, व्हेन द इम्यून सिस्टम इज इमेच्योर. कि जब मान लो इम्यून सिस्टम क्या था? इमेच्योर एंड अनएबल टू रिस्पॉन्ड. ठीक है, बट दैट नॉर्मली आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द एडल्ट. जैसे कुछ एंटीजेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, वी कॉल देम ऑन्कोफीटल. ठीक है, कि जब फीटस वाली स्टेज थी उस टाइम पे तो वो प्रोटीन एक्सप्रेस हुए. ठीक है, बट उस टाइम इम्यून सिस्टम इमेच्योर था. ठीक है, तो उस टाइम तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करा नहीं. ठीक है, बट दैट नॉर्मली आर नॉट एक्सप्रेस इन द एडल्ट. ठीक है, हाँ, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे इसमें आगे जाके कि कुछ कैंसर्स में हमने ये देखा है कि वो एंटीजेंस जो होते हैं वो एडल्ट में भी एक्सप्रेस होने लग जाते हैं. ठीक है, तो इसे हम ट्यूमर एसोसिएटेड बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है reactivation of embryonic genes that code these proteins in tumor cells results in their expression on fully differentiated tumor cells. ठीक है, क्योंकि ये जीन वैसे तो एम्ब्रियोनिक जीन्स थी बट इनकी रीएक्टिवेशन होगी. ठीक है, और एक चीज अभी मैंने अभी आपको बताई कि जैसे कोई एक ऐसा एंटीजन है नॉर्मल सेल्स पे वो है बट वो लो लेवल पे है. ठीक है, बट ट्यूमर सेल्स पे उसका लेवल ज्यादा हो गया. ठीक है, तो ट्यूमर एसोसिएटेड का मतलब ये है कि वो नॉर्मल सेल्स पे भी होता है बट बेसिकली ट्यूमर सेल्स में मे बी उसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो सकता है. ठीक है, तो अब हमें अभी तक ये क्लियर है कि जो आपके ट्यूमर एंटीजेंस हैं उसको हमने 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है. ठीक है, तो उसको हम देखते हैं वन बाय वन. जैसे फर्स्ट कैटेगरी क्या है? एंटीजेंस एनकोडेड बाय जीन्स एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेस्ड बाय ट्यूमर्स. ठीक है, तो ये एक तो ये हो गए कि जो सिर्फ ट्यूमर ही एक्सप्रेस करते हैं जिन्हें. ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूमर एसोसिएटेड. दूसरा एंटीजेंस एनकोडेड बाय वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल जीन. ठीक है, कि जैसे किसी ना किसी जीन के अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन आ गई
तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोटीन होगा वो नॉर्मल जीन वाले प्रोटीन से डिफरेंट होगा, ठीक है। थर्ड, एंटीजेंस नॉर्मली एक्सप्रेस्ड ओनली एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो भी मैंने आपको बताया ऑनकोफिटल, अभी लास्ट में जाके हम ऑनकोफिटल एंटीजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो एक स्टेज पे थे, जैसे कोई भी चीज है ना, कोई भी एक स्पेसिफिक एंटीजन है, वो जैसे उसने कहा कि फिटल स्टेज पे था या एम्ब्रियोनिक स्टेज पे था, ठीक है। लेकिन अगर वो एडल्ट्स के अंदर जब देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो जनरली वो हमें ट्यूमर सेल्स में देखने को मिला, नॉर्मल सेल्स में तो होता ही नहीं है। तो ट्यूमर सेल के अंदर हमें वो एंटीजेंस जो है वो बेसिकली एक्सप्रेस हुए। और फोर्थ, ओवर एक्सप्रेशन, ठीक है। सेम प्रोटीन है, सेम रिसेप्टर है, बट नॉर्मल सेल के ऊपर उस रिसेप्टर का नंबर कम था, बट जो ट्यूमर सेल था उसके अंदर उसका नंबर क्या था आपका, इंक्रीज, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर उसने एक हमें डायग्राम में क्या दिखा रखा है कि दीज आर ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन, ठीक है, और ट्यूमर एसोसिएटेड दोनों दिखा रखे हैं। जैसे एक उसने क्या शो कर रखा है, ये मान लो नॉर्मल सेल है और इसने एक पेप्टाइड को प्रेजेंट किया हुआ है। नाउ दिस इज ऑल्टर्ड सेल्फ पेप्टाइड। जैसे कई बार क्या होता है ना, जब हमारा खुद का ही कोई ना कोई प्रोटीन खराब हो जाए तो उसको एमएससी क्लास 1 बेसिकली प्रेजेंट करता है, ठीक है। और उस सेल को बेसिकली हमें क्या कराना है, बेसिकली डिग्रेड कराना है, किल कराना है। यही तो होता है ना कि इम्यून सिस्टम में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या किसी भी जीन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि जिसके कारण ये सेल जो है वो आपका बेसिकली किल नहीं हो पा रहे, तभी तो फिर वो बेसिकली ट्यूमर जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। जैसे लिखा ना, म्यूटेशन जनरेट्स न्यू पेप्टाइड इन क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल। सेकंड उसने ऑनकोफिटल, ऑनकोफिटल मतलब इन एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक जीन, ठीक है। और इसको क्या लिखा, ट्यूमर एसोसिएटेड, कि नॉर्मली सेल के ऊपर ये जो एडल्ट्स के अंदर ये ऑनकोफिटल पेप्टाइड नहीं होता है, ठीक है, बट जब एक सेल ट्यूमर सेल बन जाता है तो उनके सरफेस के ऊपर ऑनकोफिटल पेप्टाइड जो होता है वो एमएससी क्लास 1 के साथ बाउंड होता है। और थर्ड उसने क्या दिखाया, ओवर एक्सप्रेशन, ठीक है। एक नॉर्मल प्रोटीन था, उसका एक लेवल होना चाहिए, ठीक है, बट ओवर एक्सप्रेशन कि वो ज्यादा बन रहा है तो भी आपका दैट इज ऑल्सो कि वो सेल जो आपका वो ट्यूमर सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इसने यही बात करी है, एक तो ट्यूमर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कोई कोई प्रोटीन है वो सेल के अंदर खराब हो गया जिसे हम एंडोजिनस पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है, उसको एमएससी क्लास 1 ने प्रेजेंट किया। तो नॉर्मल कंडीशन में तो इम्यून सिस्टम को उस सेल को किल करना है, बट समहाउ अगर वो अपने आप को इम्यून सिस्टम से बचा लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं आपके ट्यूमर सेल, ठीक है। तो ऑनकोफिटल में मतलब जो अभी हमने पढ़ा कि ये फीटल स्टेज में जनरली एक्सप्रेस होते हैं, बट बहुत सारे कुछ ऐसे कैंसर्स में हमने क्या देखा कि एडल्ट्स में भी ये पेप्टाइड्स जो है या इन पेप्टाइड को बनाने वाली जीन एक्सप्रेस होगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, ओवर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट वो क्या बात कर रहा है कि कैसे हम केमिकली और फिजिकली हम ट्यूमर एंटीजेंस को इंड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। जनरली अभी हम तीन पढ़ेंगे, एक तो केमिकल कि कोई हम ऐसा केमिकल दें जो डीएनए लेवल पे चेंज करे और जो सेल है वो ट्यूमर सेल बन जाए, ठीक है। तो एक केमिकल होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है आपका बायोलॉजिकल, मतलब जिसमें हम किसकी बात करेंगे, बायोसिस की, ठीक है। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे कॉमन कार्सिनोजेंस जो हम यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स, तो वन इज मिथाइल क्लोएंथ्रीन एंड दिस इज ऑब्वियसली केमिकल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट इज योर फिजिकल, ठीक है। तो ये दो कॉमन कार्सिनोजन है जिसको हम ट्यूमर लाइंस को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन सिंजेनिक एनिमल्स, ठीक है, जब हमने इंजेक्टेड विद किल्ड सेल्स। अब देखो यहाँ पर ये चीज को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी नेक्स्ट वाला क्लियर होगा। तो अब हमने क्या करा, पहले हमने एक ट्यूमर सेल लाइन ली, उसको हमने कार्सिनोजन से इंड्यूस कराया, ठीक है, और हमने उसके किल्ड सेल्स दी हैं। जैसे वो जो ट्यूमर सेल था पहले आपने उसको ट्यूमर बनाया फिर उसको मार के देना है, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आया दैट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट लेटर चैलेंज बाय लाइव सेल्स ऑफ द सेम लाइन बट नॉट अदर ट्यूमर सेल लाइंस, ठीक है। अब इसको आप समझो क्या इसका मतलब है। देखो अब क्या ना, मान लो हम अपना एग्जांपल है, अब हमारे अंदर एक तो होती है किडनी, ठीक है, और हमारे अंदर एक है
मान लो हमने कह दिया लीवर है, जैसे मान लो ये 2 ऑर्गन है, ठीक है, मैंने बेसिकली किडनी सेल्स को अल्ट्रावायलेट लाइट से ट्रीटमेंट कराया, ठीक है, लीवर सेल्स को अल्ट्रावायलेट लाइट से कराया, तो अल्ट्रावायलेट लाइट तो एक तरह से एक रैंडम सी चीज है ना, वो कहीं भी म्यूटेशन कर सकती है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट देने से किडनी, ठीक है, तो इससे एक ट्यूमर सेल लाइन बनी, TCL मैंने लिख दिया, ठीक है, और इधर से भी ट्यूमर सेल लाइन बनी, ठीक है, बट ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि किडनी सेल्स में अल्ट्रावायलेट रेज ने कहाँ पे म्यूटेशन करी है और लीवर में कहाँ पे करी है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए उसने क्या लिखा है कि जो सी आपने सेल लाइन दी है ना, तो वो उसी के अगेंस्ट आपको मतलब बेसिकली क्या देगी, प्रोटेक्शन, ठीक है। अब मान लो कि अगर हमने जो ये सेल्स हैं, अगर ये लीवर सेल लाइन वाले दिए हैं, ठीक है, कि जैसे हमने लीवर के अंदर हमने पहले ट्यूमर इंड्यूस किया, उनको किल करके पेशेंट को दिया, ठीक है, तो वो सिर्फ लीवर कैंसर के अगेंस्ट ही मतलब इम्यूनिटी देगी, ठीक है, किडनी के लिए नहीं, क्योंकि लीवर के ट्यूमर एंटीजन से अलग होंगे और किडनी के अलग होंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो, इवन व्हेन द सेम केमिकल कार्सिनोजन इंड्यूसेस 2 सेपरेट ट्यूमर्स एट डिफरेंट साइट्स इन द सेम एनिमल, जैसे एक ने किडनी में करा, एक ने लीवर में करा, ट्यूमर एंटीजेंस जो है वो आपके क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड द इम्यून रिस्पॉन्स टू वन ट्यूमर डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अदर ट्यूमर, ठीक है, कि एक के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो दूसरे अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपको नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के ट्यूमर एंटीजन ही डिफरेंट होंगे, सेम केमिकल है, सेम फिजिकल एजेंट आप यूज कर रहे हो, बट दोनों जो ट्यूमर एंटीजेंस होंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह पे ट्यूमर करा है, केमिकल ने जैसे लीवर में करा, किडनी में करा, तो दोनों ट्यूमर एंटीजेंस क्या होंगे आपके, डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको मेन पॉइंट है जो इसको आपने ध्यान रखना है। So next we have that is some antigens are tumor specific, ठीक है। तो ट्यूमर अभी तक जो आपने देखे वो अभी हमने पढ़ा कि केमिकल्स और अल्ट्रावायलेट रेज की बात की, ठीक है। सो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन ट्यूमर्स इंड्यूस्ड विद केमिकल और फिजिकल कार्सिनोजेंस और on some virally induced tumors. Demonstrating the presence of tumor specific antigen on spontaneously occurring tumors is particularly difficult because the immune response to such tumors eliminates all the tumor cells bearing sufficient number of antigen, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना, मान लो कोई ट्यूमर सेल बना, तो मान लो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स ने उसको एलिमिनेट कर दिया सारे ट्यूमर सेल्स को, ठीक है, जिसके ऊपर मान लो कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ एंटीजेंस थे। इन दिस वे सिलेक्ट्स फॉर सेल्स बीइंग लो लेवल ऑफ एंटीजन, ठीक है। अब मान लो अगर इम्यून सिस्टम ने ट्यूमर सेल को मार ही दिया, तो फिर हमें पता ही नहीं चल पाएगा ना कि उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ठीक है। सो फिर वो नेक्स्ट हमें क्या बता रहा है, अब वायरसेस की बात कर रहा है। इन कंट्रास्ट टू केमिकली इंड्यूस्ड ट्यूमर्स, virally induced tumors express tumor antigens shared by all tumors induced by the same virus, ठीक है। मान लो एक ही वायरस है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया वो बॉडी में 2 अलग अलग जगह पे ट्यूमर कर रहा है, ठीक है, लेकिन जितने भी टाइप के वो सेल्स में ट्यूमर करेगा, सभी के ऊपर ट्यूमर एंटीजन जो होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है। जैसे वो कह रहा है हमने अगर माइस को इंजेक्ट करा विद किल्ड सेल्स फ्रॉम पर्टिकुलर पोलियोमा इंड्यूस्ड ट्यूमर, जैसे मान लो मैंने एक सेल लाइन ली और पहले हमने ये पर्टिकुलर वायरस है इससे इंड्यूस कराया और फिर हमने किल फॉर्म में दिया। द रेसिपिएंट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट चैलेंज विद लाइव सेल्स फ्रॉम एनी पोलियोमा इंड्यूस्ड ट्यूमर, ठीक है ना। वही है कि ये वायरस है, मान लो मैंने वही कहा ना कि वायरस बॉडी में 3-4 जगह पे ट्यूमर कर रहा है, ठीक है, 3-4 ऑर्गन्स में कर रहा है, तो अगर आप, क्योंकि सभी के ट्यूमर एंटीजन इस केस में सेम होंगे, तो अगर आप एक पर्टिकुलर किल्ड सेल्स दोगे एक पर्टिकुलर ट्यूमर के भी, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो भी पोलियोमा जितने भी बॉडी ऑर्गन्स में या सेल्स में ट्यूमर कर सकता है वो सभी अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। लेकिन केमिकल में ये चीज अलग लगा है, क्योंकि केमिकल के अंदर if a particular chemical is inducing a tumor at 2 or more sites, so their tumor antigens will be different, and if is a particular virus it is doing or basically it is inducing tumor in 2 or 3 organs, then the tumor antigen will be same, ठीक है। तो मेन जो ये ना सिर्फ ये यहाँ पर कंफ्यूजन है
कि केमिकल अगर अलग अलग जगह पे ट्यूमर करता है तो उनके ट्यूमर एंटीजेंस डिफरेंट होंगे, बट अगर इफ आई एम सेइंग कि एक वायरस जो ट्यूमर कर रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, बट उनके ट्यूमर एंटीजन क्या होंगे, आपके सेम होंगे, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये बता रहा है, लाइकवाइज व्हेन lymphocytes are transferred from mice with a virus induced tumor into normal syngeneic recipients, the recipient rejects subsequent transplants of all syngeneic tumors induced by the same virus, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मतलब वही है, जो लिम्फोसाइट्स हैं वही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना कि बेसिकली कि उन्होंने रिजेक्ट करना है उसे, ठीक है। अब जैसे ये बता रहा है कि जो इन द केस ऑफ बोथ SV40 एंड पोलियोमा इंड्यूस्ड ट्यूमर्स, द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर एंटीजन इज रिलेटेड टू द नियोप्लास्टिक स्टेट ऑफ द सेल, कि मतलब वो आपका कैंसर सेल बना या नहीं बना है, ठीक है। और ये कि यहाँ पर ये आई थिंक हमने क्वेश्चन भी किया था पहले कि जो बर्किड लिम्फोमा होता है, ये बेसिकली जो एप्स्टीन बार वायरस, in humans Burkitt lymphoma cells have been shown to express a nuclear antigen of the Epstein-Barr virus, ठीक है। तो ये आप याद भी रख सकते हो कि जो एप्स्टीन बार वायरस है वो क्या करता है, आपका बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। एंड दैट में इंडीड बी ए ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन फॉर दिस टाइप ऑफ ट्यूमर, ठीक है। सो दिस इज ह्यूमन पैपिलोमा, ठीक है। इस पे तो मैं आपको बता ही रहा था कि बहुत सारे इस बारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, वो भी मैं आपको अभी शो भी करूंगा। सो ह्यूमन जो पैपिलोमा वायरस होता है, ठीक है, ये ना, ये जैसे लिखा ना E6 E7, ये होते हैं अर्ली प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके अर्ली प्रोटीन्स, ठीक है। जनरली ये जो वायरस होता है ना, ये इसके बारे में चाहे आप थोड़ा सा लिख भी लो, क्योंकि ये जो वायरस होता है इट इज नॉन एनवेलप्ड, इसमें होता है डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है, और वो होता है सर्कुलर, ठीक है, और इसका जो साइज है अराउंड 8 किलो बेस, ठीक है। और बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक तो सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है, और एक जनरली हम लिखते हैं जेनिटल वॉर्ट्स, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, और एक होता है ये जेनिटल वॉर्ट्स। इसमें भी ना ये अलग अलग टाइप के हैं, तो कुछ जो पैपिलोमा वायरस हैं, ठीक है, वो तो एक तरह से बेसिकली मतलब कह सकते हो कि जो सर्वाइकल कैंसर करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके दैट इज फॉर जेनिटल वॉर्ट्स, ठीक है। तो ये याद रखना, ये नॉन एनवेलप्ड डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है। अभी इस पे बेस्ड आते हैं आपके क्वेश्चंस, और नेट जो अभी मैं बता रहा था आपको सितंबर 22 में, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पैपिलोमा वायरस से रिलेटेड आ रखे हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्लियरेस्ट एग्जांपल ऑफ वायरली एनकोडेड ट्यूमर एंटीजन, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स हैं ये वायरस के होते हैं, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली देयर इज ए ग्रेट इंटरेस्ट इन टेस्टिंग एज वैक्सीन कैंडिडेट्स, ठीक है, क्योंकि जो जैसे एक ये बता रहा है HPV16, ठीक है। सो दिस इज strongly linked to basically your cervical cancer HPV16, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो बर्किट लिम्फोमा जैसे अभी आपने देखा कि ये कौन करता है, आपका बेसिकली एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। अब इसमें भी ना, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, HPV भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे HPV16 एंड 18, एक नाम है आपका HPV16 एंड HPV18, ये जो है, ये जो दोनों हैं, दीज आर बेसिकली, ये सबसे मतलब मोस्ट ऑफ द जो सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं उसमें ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और मतलब इन्हें बोलते हैं हाई रिस्क जीनोटाइप, हाई रिस्क जीनोटाइप। और एक बेसिकली जो है दैट इज HPV6 एंड 11, HPV6 एंड HPV11, ये होते हैं लो रिस्क वाले, ठीक है। जो हाई रिस्क वाले हैं वो करते हैं सर्वाइकल कैंसर, CC मैंने लिख दिया सर्वाइकल कैंसर, और जो लो रिस्क वाले होते हैं वो करते हैं आपका जेनिटल वॉर्ट्स, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे मतलब
HPV के जीनोटाइप्स हैं, लेकिन जो मैंने भी आपको बताया कुछ होता है हाई रिस्क विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर, कुछ होते हैं लो रिस्क वाले जो क्या करते हैं जेनिटल वॉर्ट्स। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसने क्या लिखा है कि मोस्ट ट्यूमर एंटीजेंस आर नॉट यूनिक टू ट्यूमर सेल्स। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द ट्यूमर एंटीजेंस आर नॉट यूनिक टू ट्यूमर सेल्स बट दे आर प्रेजेंट ऑन नॉर्मल सेल्स। जैसे अभी हमने अर्लियर भी डिस्कस किया कि कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो फीटल सेल्स पे होते हैं, ठीक है, बट नॉट ऑन नॉर्मल एडल्ट सेल्स। और दे में भी प्रोटीन्स जो नॉर्मल सेल्स पे जिनका एक्सप्रेशन कम है, चाहे वो कोई ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है या कोई और प्रोटीन है, बट ट्यूमर सेल्स में उनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे इसने बताया आपको कि जो लेटर कैटेगरी है उसमें ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं और ग्रोथ फैक्टर आपके रिसेप्टर्स आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आप इसी चीज को समझो कि अगर वो ग्रोथ फैक्टर जितना बनाना चाहिए, अगर वो उतना बना रहा है तो वो ही जीन नॉर्मल है। बट अगर वो जीन जितना ग्रोथ फैक्टर या जितना ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स बनाना चाहिए था, अगर वो उससे ज्यादा बना रहा है तो वो ऑन्कोजीन होगी। ठीक है, सो वो डिपेंड करता है कि बेसिकली ऑब्वियसली देयर इज सम चेंज इन द प्रमोटर रीजन, या जीन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आया है जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गया है। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोटीन ने उस जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करना था कि भाई इतना ही प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन उस जीन में प्रॉब्लम है। ठीक है, या तो बेसिकली जिस जीन ने ग्रोथ फैक्टर बनाना है, या तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन किसी ड्यू टू सम म्यूटेशन वो फास्ट होगी, या सेकेंडली रीजन हो सकता है कि जिस जीन ने इस चीज को कंट्रोल करना था कि भाई इस जीन ने इतना ही ग्रोथ फैक्टर बनाना है, उस जीन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर या जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं उनका जो नंबर है या जो उनकी अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे अब इसने हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे एक बताया कि जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है, ठीक है, बहुत सारे ट्यूमर सेल्स में ये 100 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन दैट इन नॉर्मल सेल्स। ठीक है, एक एग्जांपल और इसने हमें क्या बताया कि जैसे P97, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफेरिन ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो इसका काम होता है आयरन का ट्रांसपोर्ट कराना सेल्स के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मली सेल्स में 8000 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके P97 के, बट यू कैन सी जो मेलेनोमा सेल्स हैं उनके ऊपर 50,000 to 5 लाख। ठीक है, देखो नॉर्मल भी वो प्रोटीन है सेल के ऊपर जिसने आयरन का अपटेक कराना है, बट एक तरह से कैंसर सेल, क्योंकि मेलेनोमा एक तरह से कैंसर है स्किन का, उसके अंदर ये जो नंबर है इट इज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 to 5 लाख। ठीक है, कहाँ 8,000, कहाँ आपका 5 लाख। ठीक है, ऐसे इन्होंने अब ये जो ऑन्कोफिटल, ठीक है, जैसे ये मैंने आपको इनिशियली बताया था कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो नाम से पता लग रहा है कि ये जो एंटीजेंस हैं ये सिर्फ कैंसरस सेल पे नहीं होते बट नॉर्मल फीटल सेल्स पे भी होते हैं। ठीक है, जब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही थी, जब इम्यून सिस्टम इतना मेच्योर नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम पे तो इम्यून सिस्टम ने चलो इन्हें रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर ये एंटीजेंस बेसिकली दोबारा अपीयर होता है कैंसर सेल्स पे तो फिर ये नॉन सेल्फ है। ठीक है, तो ये वैसे तो सेल्फ एंटीजेंसी है क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये थे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे तो इम्यून सिस्टम इमेच्योर था, बट अगर ये दोबारा अपीयर होता है कैंसर सेल्स पे तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे हैव गिवन एग्जांपल ऑफ टू सच एंटीजेंस, वन इज अल्फा फीटोप्रोटीन एंड वन इज योर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ठीक है, although the serum concentration of AFP drops from milligram in fetal serum to nanogram level। ठीक है, मतलब ये AFP जो होता है ना ये फीटस में तो था मिलीग्राम्स में, ठीक है, अब एडल्ट में बहुत नैनोग्राम्स में होता है। बट साइंटिस्ट ने या डॉक्टर्स ने क्या देखा कि बहुत सारे जो लीवर कैंसर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर AFP का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, कि भैया देयर इज रीएक्टिवेशन ऑफ दोस एम्ब्रियोनिक जीन्स एंड दैट में आल्सो लीड टू कैंसर। ठीक है, एक और प्रोटीन यहाँ पर बताया है जिसका भी हमने पढ़ा CA, दैट इज कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ठीक है, ये GI जो ट्रैक्ट होती है हमारी लीवर सेल्स होते हैं, तो 2 to 6 months फीटस में होता है। ठीक है, बट
in 90% of the patients with advanced colorectal cancer and 50% of the patients with early colorectal cancer, उनके अंदर उनके सीरम में इस एंटीजन का लेवल जो था वो इंक्रीज था। ठीक है, और भी कैंसर्स होते हैं बता रहा है कि जिसमें इस एंटीजन का लेवल ज्यादा हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखो मेन तो आपको ये दो एग्जाम्पल ही आप याद रखो, एंड दे आर बेसिकली ट्यूमर, दे आर नॉट ट्यूमर स्पेसिफिक, दे आर ट्यूमर एसोसिएटेड। ठीक है, सो नॉर्मल एडल्ट्स में वो कह रहा है दे आर प्रेजेंट इन ट्रेस माउंट्स। ठीक है, एंड इन सम नॉन कैंसरस डिजीज स्टेट्स द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑन्कोफिटल एंटीजन इज नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ ट्यूमर। ठीक है, मतलब इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको एज ए डायग्नोस्टिक यूज कर रहे हैं, बट रादर सर्व टू मॉनिटर ट्यूमर ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि जितना मान लो लेवल ज्यादा है तो वो ये शो कर रहा है कि उतना ही ट्यूमर ग्रो कर रहा है। ठीक है, जैसे ये बता रहा है कि हमने एक सर्जरी से कोलोरेक्टल कार्सिनोमा को मान लो रिमूव कर दिया। ठीक है, सर्जरी होता है, आपने कैंसर सेल्स को रिमूव कर दिया, लेकिन हम सर्जरी के बाद इसके लेवल को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर CEA का लेवल दोबारा, क्योंकि नॉर्मल हमें पता है कि नॉर्मल पर्सन के अंदर इसका इतना लेवल होता है। ठीक है, वो तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो दिस टाइप ऑफ जो कैंसर होता है, जैसे हमने सर्जरी से वी कैन रिमूव कोलोरेक्टल जो भी कार्सिनोमा है, बट सर्जरी के बाद में हम मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली CE का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है दोबारा, तो इसका मतलब है कि ट्यूमर ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो क्या होता है ना, हर एक कैंसर जो भी होता है उसमें हम एक पीरियड लेके चलते हैं। ठीक है, कोई भी टाइप का कैंसर है कि अगर इतने साल तक वो कैंसर दोबारा नहीं हुआ, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि दैट पर्सन इज पर्टिकुलरली फ्री ऑफ दैट कैंसर, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि वो एक बार तो चलो खत्म हो गया, वो दोबारा भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ ना कुछ सेल्स मान लो अभी भी जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया, सर्जरी दी, कीमोथेरेपी दी, रेडियोथेरेपी दी, तो मे बी सम सेल्स जो है वो क्विसेंट स्टेज में रह गए। ठीक है, एंड आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम दे ऑल्सो स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है, क्योंकि वो है तो ट्यूमर सेल्स ही। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि वी नीड टू मॉनिटर ऑल्सो इफ समवन इज सफर्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर कैंसर, तो हमें देखना पड़ता है। जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, ठीक है, उसमें जैसे एक सबसे जो हम बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव। ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है ना कि एक हम लिखते हैं HER नेगेटिव, PR नेगेटिव, ER नेगेटिव। ठीक है, ये ना तीनों एक तरह से आपके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है उसके अंदर बेसिकली हमारी जो थेरेपी रहती है, तो वो ना हम ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इन्हीं को ब्लॉक कर देते हैं, जो भी मोड ऑफ एक्शन होता है। लेकिन क्या होता है अगर तो वो ट्रिपल नेगेटिव है, ट्रिपल नेगेटिव का क्या मतलब है कि मतलब उसमें तीनों ही रिसेप्टर नहीं है, तो उस केस में जो फिर जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फिर टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसमें हम टारगेट ही क्या करते हैं, इन रिसेप्टर्स को। ठीक है, जैसे ER होता है जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, PR होता है प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ER होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ठीक है, तो अगर इसका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बेसिकली उसमें इन्हीं रिसेप्टर्स को टारगेट किया जाता है। बट दोज पेशेंट्स जिनमें ट्रिपल नेगेटिव हो जाता है, तो उनमें जो ट्रीटमेंट है वो काफी क्या हो जाता है, आपका टफ हो जाता है, या क्योंकि वो वही है ना, इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, और ये चीज सबसे मेन चेक करनी होती है, क्योंकि ट्रीटमेंट इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर में जो सेल्स हैं उनके सरफेस पे कौन से रिसेप्टर्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो रिपोर्ट आने के बाद ही फिर अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट है, जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो बेसिकली फॉलो किया जाता है।